हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा और बिल्कुल फ्री है ये इनिशिएटिव। आप लोग बहुत सारी बुक्स पढ़ते हो पूरी यूपीएससी की जर्नी में, एनसीईआरटीज, स्टैंडर्ड बुक्स, बहुत सारा मटेरियल आप पढ़ते हो। एक दिक्कत जो आप फेस करते हो एग्जाम के टाइम पर या फिर जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज या मॉक लगाते हो, वो दिक्कत आपकी ये है कि आपसे रिवीजन नहीं हो पाती है। अब रिवीजन ना होने का कारण क्या है? देखो, मार्केट में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की जो भी दोस्तों टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ना, उसके अंदर 100 क्वेश्चंस होते हैं टेस्ट के अंदर। लेकिन कोई भी टेस्ट सीरीज आज तक इंडिया में ऐसी नहीं है जो कि आपको एक पर्टिकुलर जो बुक होती है आपकी सब्जेक्ट वाली, तो चलो टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी, लेकिन वो सब्जेक्ट बहुत वास्ट होगा। अगर जैसे मैं आपको कहूं कि आपका एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का टेस्ट है, तो आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कहां से कहां तक पढ़ोगे, क्या सोर्सेज होंगे? जो हो सकता है जिन सोर्सेज से मैं क्वेश्चन बना रहा हूं वो आपके पास अवेलेबल ना हो, जो आप पढ़कर बैठे हो वहां से क्वेश्चन फंसे ना, तो बहुत सारी दिक्कत वहां पर हो सकती है। और आप ये बार बार सोच सकते हो कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन फिर भी मुझसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं आपको इस इनिशिएटिव के अंदर बिल्कुल बच्चों के लेवल से हैंड होल्डिंग सपोर्ट दूंगा। मैं आपको 6 क्लास से हम लोग अपनी एनसीईआरटी शुरू करेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग अपना लेवल अप करेंगे और फिर स्टैंडर्ड बुक्स पर आएंगे। हम लोग इस इनिशिएटिव के अंदर दोस्तों करने के वाले हैं, आपको बेसिकली अपना इंस्टाग्राम डाउनलोड करना है और यूट्यूब पर जब भी डिस्कशंस होंगी उसको अटेंड करना है। अब करना क्या आपको, आप अपनी ड्यूटी समझो। जो भी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, मैं उसका एक चैप्टर आपको असाइन करूंगा टेलीग्राम के ग्रुप पे कि कल आपका इस चीज का टेस्ट है या फिर इस दिन इस चीज का टेस्ट है, और एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होगा। अब क्या होगा, जो भी हम एनसीईआरटी पकड़ेंगे, कोई भी जो हम बुक पकड़ेंगे, मान लो हमने पीएमएफआईएस की इन्वायरमेंट की बुक पकड़ी, पीएमएफआईएस की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बुक पकड़ी, पूनम दलाल दहिया पकड़ी, 10th क्लास की एनसीईआरटी, 6th क्लास की एनसीईआरटी, साइंस की एनसीईआरटी, हिस्ट्री की एनसीईआरटी, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, कोई भी ए टू जेड जो बुक हमारे काम की है यूपीएससी और स्टेट पीएससी की पर्सपेक्टिव से, उसके हर एक पैराग्राफ को हम लोग डिकोड करेंगे। और वो डिकोड कैसे करेंगे, मैं वहां से क्वेश्चन फ्रेम करूंगा हर एक पैराग्राफ से, वो इंस्टाग्राम पे मैं डालूंगा टेस्ट, आपको उसको अटेंड करना है, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखना है, और उसके बाद 1 या 2 दिन के अंदर जब भी मैं यूट्यूब पे डिस्कशन डालूंगा, आपको उसको अटेंड करना है और अपने आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दोबारा इंस्टाग्राम पे जाके लिखने हैं कि कितने आंसर आपके सही थे, कितने गलत थे, और आप अपने आप को सेल्फ स्कोर देना। इससे होगा क्या, अगर आप कहीं पर भी फाउंडेशन कोर्स को कंप्लीट कर चुके हो किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ, या फिर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होगा अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करने का। क्योंकि एक पर्टिकुलर चैप्टर से मैं जो क्वेश्चन डालूंगा वो ये नहीं डालूंगा ऐसे क्वेश्चन के जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। हर एक पैराग्राफ से, भले ही वो स्कूल लेवल के बच्चों वाले क्वेश्चन हो, आपको लगे कि यार ये क्या पूछ लिया तो बहुत ईजी है, लेकिन हो सकता है किसी ना किसी एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन आ जाए, ना भी आ जाए तो उससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और हमें पता लग जाएगा कि कोई भी चैप्टर, कोई भी बुक हमने कितने अच्छी तरीके से पढ़ रखी है, और हमारी उस पर पकड़ जो होगी, जो कमांड होगी, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव इस चीज के बारे में। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूट्यूब पर तो आप इस वीडियो को देख ही रहे होगे, तो आपको ये डिस्कशंस वहां पर मिल जाएंगी। और इंस्टाग्राम पे दोस्तों सिर्फ उन क्वेश्चंस को देखना नहीं है और दूसरों के आंसर्स को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, टेपना नहीं है, आपको खुद भी अपने आंसर जाके टाइप करने हैं। आपको ये इनिशिएटिव जो है लेना पड़ेगा, ताकि आप आने वाले जो अपने अटेम्प्ट्स हैं 2026, 2027, 2028, 2029 और यूपीएससी 2030, आपको बहुत काम आएंगे ये क्वेश्चंस, अगर आप अपनी स्टैटिक सब्जेक्ट की कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवरेज करना चाहते हो। हर एक बुक के हर एक पैराग्राफ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक एनसीईआरटी, हर एक स्टैंडर्ड बुक के जो भी पेज से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे भले ही वो इमेज वाले हों, मैप बेस्ड हों, या फिर कोई पैराग्राफ में हो, फैक्चुअल नेचर के हों, एजर्शन रीजनिंग बेस्ड हों, स्टेटमेंट वाले हों, या फिर एकदम आपको ऐसा लगे तो बहुत मामूली किससे क्वेश्चंस हैं, या फिर एक्सट्रीमली टफ लेवल के हैं, वो सारे तरीके के क्वेश्चंस आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। ठीक है, तो कोई फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं होंगे एक पर्टिकुलर चैप्टर से, जितने बन सकते हैं मैं उतने बनाकर दूंगा आपको हर एक पैराग्राफ से, हर एक जो है बुक के पेज से। ठीक है, तो चलो हम इस डिस्कशन को अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको टास्क दिया था करने के लिए इंस्टाग्राम पे, सॉरी टेलीग्राम पे, तो मैंने आपको बताया था कि हम 6 क्लास की एनसीईआरटी जो हिस्ट्री की है वहां से अपनी डिस्कशन शुरू करेंगे, और मैंने आपको पहला चैप्टर दिया था पढ़ने के लिए, और पहले चैप्टर का नाम क्या है, व्हाट, वेयर
हाउ एंड व्हेन। ठीक है, तो इससे हम पूरी की पूरी अपनी जो सीरीज है विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यू क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं वो हम कवर करेंगे। और मैं हर एक क्वेश्चन का दोस्तों इन डिस्कशंस में ना आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया है, चेरी पिकिंग करी है, कौन से पैराग्राफ से करी है, तो होगा क्या, एक या दो चैप्टर तक, 3 चैप्टर तक, या फिर मान लो कि 6 क्लास तक आप गलतियां करोगे कि यार मैं पढ़कर जाता हूं या जाती हूं लेकिन सर के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं इंस्टाग्राम पे कि मुझसे हो नहीं पाते सॉल्व, या फिर मेरी गलतियां हो जा रही पढ़ने के बावजूद भी। थोड़े दिनों में आपको ना समझ में आने लगेगा कि एक्चुअली में बुक्स पढ़ी कैसे जाती हैं, लाइंस को डिकोड कैसे करा जाता है, अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस खुद के लिए फ्रॉम रीडिंग द टेक्स्ट कैसे हमें मिलती है, ये सारी चीजें आप डिकोड कर पाओगे और फिर आपकी गलतियां कम होती जाएंगी और आपकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम आते हैं डायरेक्टली, बिना टाइम वेस्ट करे, सारे हमने बातें कर ली हैं पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन पर आने से पहले मैंने आपको कुछ रूल्स डाले थे इंस्टाग्राम पे। इस टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले, हर टेस्ट से पहले आपको कुछ रूल्स मिलेंगे, इनको नजरअंदाज मत करना, बहुत सीरियस तरीके से आपको लेना है। सबसे पहले तो मैंने आपको ये जो यूपीएससी की एमसीक्यू सीरीज जो मैंने लॉन्च करी है इसके बारे में कुछ मैंने आपको बातें बताई है। सबसे पहली बात तो आप ये नोट डाउन करके रखना कि इस टेस्ट की आपको कोई पीडीएफ वगैरह नहीं मिलने वाली है। ये टेस्ट आपको प्योरली बेसिस पर इंस्टाग्राम पर मिलेगा, वहां पर जाकर आपको सॉल्व करना है। कमेंट में आपको अपने आंसर लिखने हैं। जैसे पहला जो क्वेश्चन है अगर उसका आंसर डी है तो सिंपली बस इतना लिख देना 1D। दूसरे का आंसर अगर आपको लगता है बी तो 2B। तीसरे का आंसर लगता है अगर आपको ए तो आपको ऐसे करके अपने आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो ये जो टेस्ट क्वेश्चन है ये आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिए जाएंगे। ठीक है, और इंस्टाग्राम का मतलब ये नहीं है कि आप मेरा टेस्ट कर लो उसके बाद आप लड़कियों की या लड़कों की रील्स देख रहे हो, आप हंस रहे हो पूरा दिन बैठ के। सिर्फ टेस्ट के पर्पज से आपको इंस्टाग्राम यूज करना है। एक बार आपने मेरा टेस्ट दिया, वहां पर नोटिफिकेशन आ गई, उसके बाद इंस्टाग्राम को स्विच ऑफ कर दो या फिर अनइंस्टॉल कर लो उस पर्टिकुलर दिन के लिए, अपने ऐप स्टोर से हटा दो, दोबारा अगले दिन फिर से फ्रेश डाउनलोड कर लेना। ठीक है, टेस्ट डिस्कशंस और जो आंसर कीज हैं कि कौन सा आंसर किसका क्या होना चाहिए था, और जब मैं क्वेश्चन बना रहा था तो मेरा माइंडसेट क्या था, वो सारी चीजों के बारे में, राइट आंसर्स के बारे में, उसके एनालिसिस के बारे में हम वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कवर करेंगे। और वो वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर मिलेंगे जैसे आप ये वाली वीडियो देख रहे हो। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, ये सारे के सारे दोस्तों जो मैंने टेस्ट बना रखे हैं ये बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक टेस्ट है। और मैंने एकदम से कोई भी रैंडमली बुक या कोई भी रैंडम चैप्टर नहीं पकड़ लिया कि जो मुझे अच्छा लगता है चलो आज बच्चों को उलझाते हैं किसी क्वेश्चन के अंदर, इनका टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने का फायदा तब होता है जब बच्चों को टारगेट पता हो कि उनको पढ़ना क्या है, और जिस सोर्स को वो पढ़कर आ रहे हैं उस सोर्स से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी नॉलेज वहां पर टेस्ट करी जाए, ना कि सिर्फ एग्जामिनर को जो इंपॉर्टेंट लगता है। तो मैंने ये चीज इंश्योर करने की कोशिश करी है, एंड दिस इज द फर्स्ट इनिशिएटिव इन द हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब या फिर इन द हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी, जो कि आपके लिए कोई फैकल्टी ले रहा होगा तो उसका भरपूर तरीके से फायदा उठाओ। एक तो फ्री भी है और आपको कोई पैसे भी नहीं देने हैं। इसमें आपको फायदा क्या मिलेगा, 6 क्लास से मैंने शुरुआत करी है जहां से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हो। जिस भी लड़के या लड़की को यूपीएससी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, जीरो लेवल ऑफ नॉलेज होती है, तो 6 क्लास से हम लोग अपनी एनसीईआरटी शुरू करते हैं। हर एक चैप्टर को पढ़ने के बाद हर एक पैराग्राफ से क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेंगे। तो ये जो है सिस्टमेटिक टेस्ट है, कोई रैंडम टेस्ट नहीं है फालतू के कि कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर कुछ भी टेस्ट आपको बनाकर मैंने दे दिया। ठीक है, और क्वेश्चंस जो मैंने बना रखे हैं वो हर एक पैराग्राफ से बना रखे हैं, और जितनी भी बुक्स होंगी, फिर चाहे वो आपकी बेसिक लेवल की बुक्स हो या एडवांस लेवल की बुक्स हो, उनके हर एक पैराग्राफ से, हर एक मैप से, हर एक इमेज से, साइड के कॉलम से, किसी भी पेज से, बैक क्वेश्चन से, इंडेक्स से, इंट्रोडक्शन से, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन मैं आपको बनाकर दूंगा। वो किसी के लिए ईजी हो सकते हैं, किसी के लिए टफ हो सकते हैं, आपको लग सकता है कि वो ये बच्चों वाले लेवल के हैं, लेकिन आप सारे क्वेश्चन करोगे तो आप में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में आपको कंसिस्टेंट और रेगुलर रहना है बस। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात मैंने करी थी कि जब ये टेस्ट आप अटेम्प्ट कर रहे होगे तो कुछ चीज़ों का खास तरीके से दोस्तों आपको ध्यान रखना है। किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेना है। इस टेस्ट को आपको कैजुअल मैनर में अटेम्प्ट नहीं करना है कि भाई इंस्टाग्राम देख रहे थे, ये रील इनकी सामने आ गई, ये पोस्ट इनकी सामने आ गई, कुछ भी टाइप कर देते हैं, या फिर क्वेश्चन को देख लिया, हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है, दूसरों ने आंसर लिख तो रखे हैं,
तो बेटा दूसरों का सिलेक्शन हो जाएगा, आप जिस कमरे में बैठे हो आप उसी कमरे में बैठे रहोगे, क्योंकि आपको सिस्टमैटिक वे में हर एक पेज से क्वेश्चन मिल जाए, ये टेस्ट सीरीज पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी आपको, गारंटी है मेरी। अगर मिल जाए तो मेरा फाउंडेशन कोर्स आपके लिए फ्री, ठीक है। उसके बाद हर एक क्वेश्चन में बिल्कुल ईमानदारी से एक रियल एस्पिरेंट की तरह, एक ऑनेस्ट एस्पिरेंट की तरह, सिर्फ घड़ी देखकर 1 मिनट ही लगाना एक क्वेश्चन में, 60 सेकंड्स देखना। अगर 60 सेकंड में आपसे वो क्वेश्चन बन पा रहा है तो कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिख देना, नहीं बन पा रहा है तो छोड़ देना उसको, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही 60 सेकंड हो जाए, राइट योर आंसर इमीडिएटली इन द कमेंट सेक्शन, जो आपको लगता है। उसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, जो तीसरा और चौथा रूल है, आज पहला लेक्चर इसलिए मैं आपको ये सब कुछ समझा रहा हूं कि आपको चलना कैसे है, क्योंकि टेलीग्राम पे जो लोग जुड़े हुए हैं वो पहले से टेस्ट अटेंड कर रहे हैं, 3 दिन हो चुके हैं उनको, आप लोगों के लिए चीजें नहीं हो सकती हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं डिटेल में। आपको चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है, बुक से नहीं देखना है, ईमानदारी से टेस्ट देना है, दूसरों के कमेंट भी नहीं देखने कि दूसरों ने आंसर कर तो दिया, तो जैसा कि मैंने आपको बताया दूसरे सिलेक्शन ले जाएंगे, आपका नहीं हो पाएगा। आप अपने आंसर दो, हो सकता है दूसरों ने गलती कर रखी हो, ये तो वीडियो डिस्कशन करने के बाद आप लोगों को पता लगेगा, ठीक है। तो चीटिंग मत करना बीच में, और जितने क्वेश्चन मैंने दे रखे होते हैं उतने पूरे अटेम्प्ट करना, बीच में भाग मत जाना। इंस्टाग्राम पर क्या होता है दोस्तों, जो पोस्ट होती है ना, जब हम एक साथ डालते हैं तो वो 20 पोस्ट एक बार में जा सकती हैं, उसको कराउजल कहते हैं, इंस्टाग्राम का फीचर होता है कराउजल। आप 20 फोटोज एक साथ लगा सकते हो। तो मैं हर एक पोस्ट में सिर्फ 15 ही क्वेश्चंस पोस्ट करता हूं, उसके बाद एक टेस्ट सुबह आता है, एक टेस्ट शाम को आता है। अब जैसे सेकंड चैप्टर का टेस्ट आज था, एक सुबह आया एक शाम को आया, ठीक है, लेकिन वो पूरा टेस्ट कंप्लीट नहीं हो चुका, हो नहीं पाया, और भी क्वेश्चंस उसके बाकी रह गए हैं, तो वो 2 या 3 दिन तक स्ट्रेच कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसा कि जितने क्वेश्चन बन सकते हैं एक पेज से उतने मैं बनाकर दूंगा, फिर चाहे वो 5 हो या फिर 500 हो, ठीक है। तो आपको चीटिंग नहीं करनी है, बीच में भाग नहीं जाना है इन बिटवीन द टेस्ट। इट्स टोटली ओके अगर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता है, आपको एटलीस्ट उससे ये पता लगेगा मेरी बुक पढ़ने में कहां कमी रह रही है, मैं कहां गलती कर रहा हूं या कर रही हूं, और अगली बार वो गलती आपसे नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, रेगुलर रहोगे उन टेस्ट को देने में, कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, और 1 या 2 महीने में मैक्सिमम, आपको यह पता लग जाएगा कि बुक पढ़नी कैसे है, पढ़ने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, मुझे क्या देखना है। सर ने मुझे प्रीवियस टेस्ट में भी यहां पर फंसाया था, मुझसे क्वेश्चन नहीं हो पाया था, मैं नहीं कर पाई थी या नहीं कर पाया था इस चीज को। तो वो जो क्वेश्चन ना कर पाने में आप असमर्थ रहोगे रीडिंग करने के बावजूद भी, तो आपको समझ में आएगा कि कहां पर आप कैजुअल रीडिंग कर रहे हो और कहां पर आपको बहुत फोकस रीडिंग करने की आवश्यकता है बुक्स की, ठीक है। उसके बाद हर एक टेस्ट के बाद आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो। फुल मार्क्स आ जाएं तो उछलने वाली बात नहीं है, और कम मार्क्स आ जाएं तो डिसहार्टेंड होने वाली बात नहीं है। हर एक टेस्ट को आपको ऐसे लेना है कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होनी चाहिए, ठीक है, और अगले टेस्ट में आपको उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है कि आप अपने आप को चैलेंज दो, प्रीवियस टेस्ट में आपके जितने मार्क्स आए थे उससे ज्यादा मार्क्स आप अगले टेस्ट में लेकर आओगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6th क्लास की एनसीईआरटी जो है उससे ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है, इसको जरा देखते हैं हम, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। हमें बोल रखा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिवर नर्मदा इन एंशिएंट पास्ट। नर्मदा नदी के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट यहां पर दी हुई हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आप एक चीज याद रखना, बहुत सारे लोग इतनी सारी अटेम्प्ट देते हैं, रियल एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूं, यूपीएससी, स्टेट पीएससी वगैरह, एक गलती बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमेशा करते हैं जिसकी वजह से आते हुए क्वेश्चन में वो मार्क्स गवा देते हैं। आप अपना एक रूल सेट कर लो, जिंदगी में कोई भी प्रीलिम्स या एमसीक्यू बेस्ड 1 डे एग्जाम जहां पर आपको ओएमआर भरनी है, सही ऑप्शन पे टिक मार्क लगाना है, आप क्वेश्चन को रीड करने से पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन के अंदर एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड पकड़ो, ये अपनी हैबिट बना लो लाइफ टाइम के लिए, आप बहुत सारे मार्क्स बचा लोगे। क्या बनानी है हैबिट? आप सबसे पहले देखा करो कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, करेक्ट के इनकरेक्ट। अगर आपने ये हैबिट अपनी बना ली तो आप आधी जंग यहीं पर जीत जाओगे। क्वेश्चन कोई आता भी होगा किसी को, तो बहुत सारे लोग गलती कभी कभार क्या करते हैं, वो कहते हैं ओ यार मैंने तो इनकरेक्ट ही नहीं पढ़ा था, ओ यार मैंने तो करेक्ट ही नहीं पढ़ा था। अब तब तक उनकी ओएमआर जो है वो फेल हो चुकी होती है। अब इसका आप कुछ नहीं कर सकते, आपके 2 नंबर गए। 2 नंबर क्या गए?
0.66 मार्क्स जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो भी चली जाएगी आपकी। ये बेवकूफी आप मत करना, ठीक है। इस चीज को आप बिल्कुल मैच्योरिटी के साथ अडॉप्ट करो कि क्वेश्चन जब आपने पढ़ लिया है उसके बाद आपको क्वेश्चन के कीवर्ड पर आना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, करेक्ट स्टेटमेंट के इनकरेक्ट स्टेटमेंट मार्क करनी है। इससे क्या होगा, क्वेश्चन को करते वक्त आपने सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट कवच होता है जो पहनना होता है हमें, कि पहले हम जान तो जाएं कि क्वेश्चन में करना क्या था, पूछा कुछ और था करके कुछ और आ गए, वो कवच आपको इससे मिल जाएगा। इस हैबिट से, इसको अपनी हैबिट बना लो पहले क्वेश्चन से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ये वाली अपनी हैबिट बना लो, ठीक है। तो हमें नर्मदा नदी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, इनको डिकोड करते हैं जरा। पहली स्टेटमेंट हमें दी हुई है, लोग जो हैं एंशिएंट पास्ट में इस नदी के किनारे रहते थे और सेवरल 100,000 ईयर्स तक वो रह चुके हैं, ठीक है। बताओ ईशा, अंजलि, ये स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है? जल्दी बताओ। ठीक है। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल जो कि नर्मदा नदी के किनारे रहते थे वो स्किल्ड गैदरर्स थे, क्योंकि वो बड़े सारे रूट्स, फ्रूट्स और दूसरे फॉरेस्ट प्रोड्यूस को गैदर करते थे, ठीक है। उसके अलावा अलग तीसरी स्टेटमेंट जो हमें दे रखी है वो ये दे रखी है, वो एनिमल्स को हंट भी करते थे एंड दे ऑल्सो प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर। सेकेंड स्टेटमेंट कैसी थी ईशा, अंजलि? ठीक, करेक्ट है। तीसरी स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करते थे इस टाइम पर। जो यहां पर लोग रहते थे देवर ओनली हंटर्स एंड गैदरर्स, राइट। वो सिर्फ हंटर्स और गैदरर्स थे, खेती बाड़ी दोस्तों प्रैक्टिस नहीं करते थे। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? कौन सा? सी है ना, 1 and 2 ओनली, ठीक है। तो दोस्तों 1 and 2 इज द राइट आंसर। और इंस्टाग्राम पे आप सब अपना लिखो, अगर टेस्ट दिया था पहले तो आप टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना, डायरेक्टली इस वीडियो को मत देखना, कोई फायदा नहीं मिलने वाला आपको, आप टोटली टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आपने बिना टेस्ट अटेंड करे इस वीडियो को देख रहे हो, आप 100% अपना सिर्फ और सिर्फ वक्त जाया कर रहे हो, कोई भी लाभ आपको नहीं मिलने वाला, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ईशांजलि, तुमने जो भी आंसर दिए थे अगर वो ठीक है तो लिख दो माय फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, या जो भी करके 1 डैश डाल के करेक्ट करके लिख देना। सिर्फ इतना लिख देना, आप जो भी अटेम्प्ट कर रहे हो ना, 1 करेक्ट है या फिर सिंपली 2 इनकरेक्ट है, ऐसा करके लिख देना, ठीक है। तो आपको ये फ्रेश कमेंट करने हैं। अब दोस्तों मैं आपको उसका सोर्स बताता हूं, है ना। ये तो सिर्फ क्वेश्चन हो गया, राइट और रॉन्ग आंसर बताना होता तो मैं आपको वहीं पर एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल देता कि 1 का आंसर ये है, 2 का ये है। आपको पता भी तो होना चाहिए ना, ये एनसीईआरटी में दे कहां रखा था। तो चलो उसके लिए हम एनसीईआरटी पे जरा 1 मिनट के लिए चलते हैं। ये हमारा 6th क्लास का जो चैप्टर मैंने आपको करने को दिया था, यहीं से मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं, ठीक है। तो पहले में तो बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है, उसमें तो आपको ज्यादा कुछ मिलने नहीं वाला। ये सीरीज ना दोस्तों आपकी एक तरीके से और हेल्प करेगी। मान लो अगर आपने किसी का फाउंडेशन कोर्स कभी नहीं लिया था, मेरे फाउंडेशन कोर्स में नहीं आए थे, या फिर आपको कभी किसी ने पढ़ाया नहीं, और अगर आप थोड़ा बहुत खुद पढ़ना जानते हो तो आपको किसी का कोर्स लेने की फिर कोई नीड नहीं है। आप इसके थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी बहुत अच्छी तरीके से। हर एक पैराग्राफ से जितने क्वेश्चन बनते हैं, हर एक पेज से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मिल ही रहे हैं। आप खुद रीड करो, एनालाइज करो, यहां पर गलतियां जानो, वीडियो डिस्कशंस में इनकी ले ही रहा हूं, ऐसे करके भी आप अपने फाउंडेशन कोर्स को प्रिपेयर कर सकते हो। और स्पेशली आप में से जो 2026 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। आप अगर कंसिस्टेंट रहोगे, आप इंटरेक्टिव रहोगे, मैं आपका पूरा साथ दूंगा, ठीक है। अदरवाइज भगवान आपका मालिक। तो ये देखो, रिवर नर्मदा के बारे में यहां पर हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, यहां से मैंने क्वेश्चन फ्रेम करा था। तो जो पहली स्टेटमेंट दी थी मैंने वो बिल्कुल करेक्ट है। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर 700,000 ईयर्स, ठीक है। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल जो यहां पर रहते थे वो स्किल्ड गैदरर्स थे, वो गैदर करते थे रूट्स, फ्रूट्स वगैरह, ठीक है। और दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। लेकिन यहां पर कहीं पर भी दोस्तों एग्रीकल्चर की बात नहीं हो रही है, वो यहां पर खेती बाड़ी को प्रैक्टिस नहीं करते थे, इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है, ओके। तो ये जो पैराग्राफ है, अगर आपने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करा अच्छे से, भले आपकी गलती हो गई, आपका सही हो गया, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपने जो भी आंसर वहां पर दिया, भले ही अगर सही हो गया अच्छी बात है, आपने इस इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से रीड करा हुआ था, वर्ड टू वर्ड आपने जाना था, कीवर्ड्स को देखा था, आपने नर्मदा रिवर की ज्योग्राफी को, टोपोग्राफी को दिमाग में इमेजिन करा था, अर्ली मैन की लाइफ को इमेजिन करा था।
तो आपको पता लग गया होगा, ठीक है। लेकिन जिनसे गलती अगर हो गई है तो आपको पता लग गया होगा कि हमें पढ़ना कैसे है, ठीक है। और इसके थ्रू, पहले क्वेश्चन के थ्रू हमारा ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया और उसी के साथ पेज 1 भी कंप्लीट हो गया। पेज 1 पे इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ओके। तो हम ना बिल्कुल एग्जामिनर के दृष्टिकोण से इस सीरीज को चलाएंगे कि एक एग्जामिनर जो होता है उसके पास 365 दिन होते हैं दोस्तों, एक साल होता है 100 क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो क्यों ना वो एक्सरसाइज हम करें कि 365 दिन में हर एक पैराग्राफ से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी हमारी अच्छी बुक्स हैं। ऐसा नहीं कि बाजार से कोई भी कुंजी ले आए, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स ले आए, एनसीईआरटी, तमिलनाडु और जो भी नामी बुक्स हैं, रेप्यूटेड बुक्स हैं, ठीक है, जो हमें पढ़नी पड़ती हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो अगर हम उनसे क्वेश्चंस बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसके बाद कि भाई अगर एग्जाम में इसके बियॉन्ड कोई सवाल आ रहा है, मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैंने ये इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ रखी है, तो अगर मुझे नहीं पता तो किसी के बाप को भी नहीं पता। ये कॉन्फिडेंस आना प्रीलिम्स वाले दिन बहुत जरूरी होता है, ठीक है, एग्जाम को निकालने के लिए। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जस्ट अ मिनट। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, फर्स्ट सेट ऑफ क्रॉप्स डेट वर ग्रोन बाय पीपल इन सुलेमान एंड किरथार हिल्स। पहले सेट ऑफ क्रॉप्स जो इंसानों ने सुलेमान और किरथार हिल्स में जो ग्रो करे थे वो कौन से थे? व्हीट एंड बार्ले, व्हीट एंड राइस, बार्ले एंड लेंटिल्स, या फिर नन ऑफ दी अबव? कौन सा था? व्हीट एंड बार्ले। ठीक है तुम दोनों का आंसर कि गलत हुआ? सही है, शाबाश, ठीक है। तो दोस्तों व्हीट एंड बार्ले विद रिस्पेक्ट टू सुलेमान एंड किरथार हिल्स जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है वो आपको यहां पर मिलेगी अगले पेज के अंदर। देखो सुलेमान एंड किरथार हिल्स कहां पर दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं? ये देखो, ये है आपका सुलेमान रेंज, सुलेमान हिल्स, ये है आपके किरथार हिल्स, ठीक है। तो क्या आप इसको इंडिया का पार्ट मानोगे कि इंडिया के बाहर है? बताओ मैं इसको कहां मानूं ईशा? पाकिस्तान वाली साइड है ये या फिर मैं इसको इंडिया में मानूं? पाकिस्तान में, ठीक है। क्वेश्चन जो दोस्तों मैंने बनाया यहां से वो कैसे बनाया यहां पर आप देख लो। तो सुलेमान और किरथार हिल्स के बारे में यहां पर बात हो रही है इस पैराग्राफ में। सम ऑफ द एरियाज वेयर विमेन एंड मेन पहली बार फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एस, ये देखो, व्हीट एंड बार्ली। एग्जामिनर इसी निगाह से क्वेश्चन बनाते हैं, इसी दृष्टिकोण से क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कहते हैं ना चील वाली निगाह, बिल्कुल पैनी निगाह ऐसे होती है। हर चीज बोल्ड करके जो दे रखी होगी बुक्स में उसी से क्वेश्चन बनेगा, ये एग्जामिनर नहीं चाहता, क्योंकि इट इज अ गेम ऑफ एलिमिनेशन। आपकी और उसकी लड़ाई एग्जामिनर की। आपको चाहिए अपना सिलेक्शन कि मैं मेंस लिख सकूं, वो लात मार के आपको बाहर निकालना चाहता है कि नहीं भाई इतनी सीटें अवेलेबल नहीं है, तू निकल यहां से। और निकलेगा कौन? जो इतनी गहराई से नहीं पड़ेगा, ठीक है। और कब उगाए थे? 8000 साल पहले यहां पर ग्रो करे गए थे व्हीट और बार्ले सुलेमान और किरथार हिल्स में जो लोग रहते थे। ओके, समझ में आया क्वेश्चन? उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है हमारा अगेन विद रिस्पेक्ट टू सुलेमान एंड किरथार हिल्स। हमसे पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सुलेमान एंड किरथार हिल्स। पीपल बिगेन रेयरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल। रेयरिंग का मतलब होता है दोस्तों पशुपालन करना। सही है स्टेटमेंट के गलत है? सही है, ठीक है। पीपल लिव्ड इन विलेजेस, गांव में रहते थे यहां पर लोग। सही है। पीपल प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, यहां खेती बाड़ी प्रैक्टिस होती थी? होती थी, होती थी, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? मतलब कौन सा आंसर होना चाहिए इसका? डी, ठीक है। इसको देखते हैं जरा, यहां पर देखो, अब देखो यहां पर अगर हमें बोला हुआ है पीपल बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स, प्रीवियस क्वेश्चन ही था ये वाला और ये इंफॉर्मेशन यहां पर दे रखी है। अगर लोग क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं और गैदर नहीं लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है खेती बाड़ी तो जान रहा है ना यहां पर इंसान, है ना। तो एग्रीकल्चर तो प्रैक्टिस हो रही है।
ऐसे वर्ड्स को, सेंटेंसेस को चेंज करता है यूपीएससी आपकी क्यूरियोसिटी को जानने के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए, और ये ऐसे लोगों को बाहर निकालने के लिए जो रट्टू तोते होते हैं। अब यहां पर डायरेक्टली तो वैसे कहीं गिवन नहीं है एग्रीकल्चर वर्ड, लेकिन इट इज अंडरस्टूड कि यहां पर लोग क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रही है। उसके अलावा यहां पर एनिमल रेयरिंग होती थी। जितने एनिमल्स यहां पर दे रखे हैं मैंने सारे सही मेंशन करे, कोई भी चेंज नहीं करा। शीप, गोट एंड कैटल। और लोग यहां पर गांवों में रहते थे, विलेजेस वगैरह बनाकर रहते थे। ठीक है, तो सुलेमान एंड किरतार हिल्स के जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, मैंने आपको इसकी लोकेशन भी दिखा दी। ठीक है, सही हुआ ये किसका, दोनों का ठीक है? गुड गुड। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स पीपल प्रैक्टिस एग्रीकल्चर इन एंशिएंट पास्ट? खेती बाड़ी कहां कहां प्रैक्टिस होती थी एंशिएंट पास्ट में? ठीक है, सुलेमान एंड किरतार में, गारो हिल्स में, विंध्यास में, या फिर ये सारी जगहों पर? बताओ। ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी हमें? सुलेमान एंड किरतार हिल्स की तो मैंने आपको बता दी, लेकिन गारो और विंध्यास के बारे में आप कैसे जानोगे? गारो हिल्स, तो देखो अगले ही पैराग्राफ के अंदर बात हो रही है, लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट, दीज आर गारो हिल्स। नॉर्थ ईस्ट में है गारो हिल्स। ठीक है, मैंने यहां पर ना दोस्तों टेस्ट में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं ले रखी है कि मैं गूगल से ढूंढ ढूंढ के लाऊं, आपको कंफ्यूज करूं। 6 क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ते हुए जैसे एक छठी क्लास का जो स्टूडेंट है, और अगर हम ये मान लें कि 6 क्लास की एनसीईआरटी लोग कहते हैं बच्चों वाली होती है और हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जो सिर्फ बुक में इंफॉर्मेशन गिवन है कि हम उतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं। अब ऐसे तो गूगल को ढूंढने में तो 6 क्लास की एनसीईआरटी के बेसिस पर आप पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हो, वो कभी कंप्लीट ही नहीं होगी। आप विकिपीडिया खोल के बैठ जाओ हर एक टर्म के ऊपर। तो मैंने यहां पर आपको कोई भी फालतू के क्वेश्चन बनाकर नहीं दे रखे हैं, जो काम के क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी के लेवल के, और हर एक पैराग्राफ से जितने बन सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी, वो सारे डाल रखे हैं। ठीक है, तो गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में मैंने आपको दिखा दिए, और हमें राइटर बोल रहे हैं विंध्यास को देखो इन सेंट्रल इंडिया। ठीक है, तो विंध्यास कहां देखने को मिलते हैं हमें? ये है विंध्यास। ठीक है, ये है विंध्यास टू द नॉर्थ ऑफ रिवर नर्मदा, और इसी के नीचे आते हैं सतपुरा रेंजेस टू द नॉर्थ ऑफ ताप्ती रिवर। अब ताप्ती रिवर को आप ताप्ती कह लो या फिर तापी कह लो, एक ही बात है। ठीक है, और गारो हिल्स है आपके नॉर्थ ईस्ट में। तो लोकेशन तो हमने इसकी देख ली। अब इंफॉर्मेशन क्या है इसके बारे में अवेलेबल? तो इंफॉर्मेशन दोस्तों कुछ ये अवेलेबल है। जस्ट अ मिनट, हमें यहां पर ये बता रखा है दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज, ये कुछ अदर एरियाज थे गारो हिल्स और विंध्यास जहां पर एग्रीकल्चर डेवलप, जहां पर खेती बाड़ी इंसानों ने डेवलप करी। देखो ये दे रखा है। ठीक है, और द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन इज टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। ठीक है, पहली बार जहां पर चावल उगाए गए थे इंसानों के द्वारा, वो एरिया है टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। ये इंफॉर्मेशन दोस्तों याद रखना, अगले क्वेश्चन में काम आएगी। ठीक है, यहां तक ठीक है? चारों क्वेश्चन ठीक है तुम लोगों के? अच्छा, कोई बात नहीं। फर्स्ट दोनों का रॉन्ग है? अच्छा ठीक है, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। ठीक है, पीपल प्रैक्टिस एग्रीकल्चर हियर। अब तो काफी सीख गए हो, बताओ खेती बाड़ी करते थे यहां पर? करते थे। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द साउथ ऑफ विंध्यास। इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। ऐसे यूपीएससी दोस्तों ट्रैप करता है। अब आप सोचो कि आपने तो कोई भी क्वेश्चन बना दिया, अगर आप मुझसे ये कहो ऐसे थोड़ी ना यूपीएससी पूछेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, आप शायद से पीवाईक्यूज नहीं देखते होगे अलग अलग एग्जाम्स के, आप वहां पर देखो। आपको ट्रैप करने के लिए इतना ही फ्रस्ट्रेट 100 क्वेश्चंस में एग्जामिनर आपको कर सकता है। आप यूपी पीसीएस का एग्जाम देख लो, उत्तर प्रदेश वाला जो होता है। ठीक है, और यूपीएससी का प्रीलिम्स देख लो। इनमें इंसान अगर बैठ जाए 2 घंटे ना, उस 2 घंटे में उसकी रेस लगी होती है कि मैं 365 दिन जो है
अपने रूम पे बैठ के मेंस की तैयारी करूंगा या फिर अगले प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। निकलना ये इजी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी आपकी रीडिंग में आ रही है, और यूट्यूब पर टॉपर स्टॉक में इंस्टीट्यूट्स बोलकर आपको ये फंसाते हैं कि करंट अफेयर करो और वो करो। मेरी बात अगर आप मानो, ऑन रिकॉर्ड मैं आपसे ये वाली चीज कह रहा हूं सब लोगों के सामने, करंट अफेयर को टच मत करो। अपना स्टैटिक सब्जेक्ट बहुत कंठस्थ कर लो। स्टैटिक सब्जेक्ट की नॉलेज की बेसिस पर कोई भी एग्जाम क्लियर करा जा सकता है, कोई भी एग्जाम, और उसकी सारी स्टेजेस। ठीक है, ये जब तक आप समझोगे ना इस बात को, तब तक आपकी 6 अटेम्प्ट खत्म हो चुकी होंगी। बात यह है, स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत यह है कि जब तक इस चीज को वो समझते हैं ना कि गेम स्टैटिक का है, तब तक आपकी 6 अटेम्प्ट जा चुकी होंगी, और जब आपको समझ में आएगा ना कि एग्जाम निकालते कैसे हैं, आपके पास अटेम्प्ट नहीं बचेंगी। तो बेटर ये है कि इसको पहले समझ जाओ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? हमें क्या पूछा गया? सबसे पहले तो हमें कीवर्ड देखना है करेक्ट वाला, है ना? तो दोनों में से क्या ठीक है? वन ओनली। ठीक है, यहां पर क्योंकि साउथ की जगह क्या होना चाहिए? नॉर्थ। ठीक है, और ये मैंने अभी आपको दिखाया, यहां से मैंने ये क्वेश्चन को फ्रेम करा था। ये इंफॉर्मेशन यहां पर गिवन है। कहां गया? हाँ, द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन, चावल जहां सबसे पहले उगाया गया, आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास, और मैंने स्टेटमेंट क्या दे रखी थी? साउथ ऑफ विंध्यास। तो ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये ट्रैप था आपके लिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। ये ठीक हुआ दोनों का? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रोथ ऑफ अर्लीस्ट सिटीज। पहली बार जब शहर वगैरह ये बनना स्टार्ट हुए, उसके बारे में आपको स्टेटमेंट कंसीडर करनी है। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, समझ जाया करो। मैंने जब ये क्वेश्चन फ्रेम वगैरह करे हुए हैं ना बहुत बार, तो मैंने बार बार नहीं लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्रोथ ऑफ earliest cities in ancient past, in prehistoric age, in Neolithic age, in Chalcolithic age, in Mesolithic age, in Megalithic age। ये बार बार नहीं मैंने प्रेजेंट करा हुआ है, क्योंकि जब मैं आपको टास्क ही दे रहा हूं कि पहले चैप्टर का आपका टेस्ट है, तो आपको पता है कि उसके अंदर एरा या जमाना क्या चल रहा है। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ अर्लीस्ट सिटीज के बारे में अगर हम बात करें, इनिशियल सिटीज फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज अबाउट 4700 ईयर्स अगो। ठीक है, सबसे पहली जो सिटीज आती हैं 4700 ईयर्स को पहले, वो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज पर आती हैं। बाद में सिटीज और भी बनी, लेकिन वो 2500 साल बाद बनी ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, अब आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, आपके हिसाब से, वैसे ही एनसीईआरटी के हिसाब से ईशा बताओ, दोनों स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है? एनसीईआरटी के हिसाब से ठीक है, लेकिन हमें पूछा गया हुआ ट्रैप क्या है? अगर कोई ये नहीं देखेगा तो वो मार्क कर देगा 1 और 2। मैंने पूछा हुआ है विच अमंग द गिवन स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इनमें से कोई इनकरेक्ट है? नहीं है। तो आंसर क्या होना चाहिए? ना ही 1 इनकरेक्ट है, ना ही 2 इनकरेक्ट है। नीदर 1 नॉट 2। सही हुआ दोनों का ये? चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए इस पैराग्राफ का योगदान था दोस्तों। ये रही इंफॉर्मेशन। अबाउट 4700 ईयर्स अगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर्स। अब दीज रिवर्स की यहां पर बात हो रही है रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज की। ठीक है, और 2500 साल के बाद, या फिर मतलब आप ऐसा कह सकते हो 2500 ईयर्स एगो, तो ये टाइम ज्यादा पुराना है। अगर मैं आपको बोलूं 47 ईयर्स एगो और मैं बोलूं 25 ईयर्स एगो, तो 47 वाला जमाना ज्यादा पुराना हुआ ना, 25 तो आप कहोगे उसके बाद हुआ है। ठीक है, तो सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज अलॉन्ग, एंड बाद में फिर सी कोस्ट वगैरह में, जो ये हमारा इलाका होता है ना पेनिनसुलर इंडिया, बाद में जो ये सी कोस्ट वाले इलाके होते हैं, यहां पर भी सिटीज बनना स्टार्ट हुई, लेकिन वो बात की बात हुई। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होगे। ठीक है, हमारे यहां पर 6 क्वेश्चन तक कवर हो चुके हैं। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साउथ एशिया। ठीक है, साउथ एशिया के बारे में आपको कुछ चीजें बतानी है। जो अभी हम मैप देख रहे थे, बगल में एक साइड में इंफॉर्मेशन वहां पर गिवन एनसीईआरटी में, उससे क्वेश्चन बनाया गया। साउथ एशिया को सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है, जैसे हम बोलते हैं ना साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, बिकॉज हालांकि वो कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में तो छोटा है, ठीक है, लेकिन उसका साइज फिर भी काफी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, साउथ एशिया का। साउथ एशिया
पूरे एशिया से सेपरेटेड भी है बाय सीज, हिल्स एंड माउंटेन्स, बाय सीज, हिल्स एंड माउंटेन्स। तो बताओ, आपको ये बताना है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, इनमें से कोई गलत है? नहीं है। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका भी? ना ही 1 गलत है ना ही 2 गलत है, नीदर 1 नॉर 2। क्लियर है? अब ये कहां से बनाया गया था? यहां पर देखो दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन यहां पर। अब ऐसे बॉक्स की इंफॉर्मेशन भी काम आती है, आपको बारीकी से पढ़ना चाहिए। ये देखो क्या लिखा हुआ है, साउथ एशिया को हम लोग सब कॉन्टिनेंट इसलिए भी बोलते हैं बिकॉज हालांकि उसका साइज कॉन्टिनेंट से छोटा है, लेकिन फिर भी काफी हद तक वो बड़ा है। कॉन्टिनेंट जितना बड़ा नहीं है लेकिन काफी हद तक बड़ा है। एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया बाय सीज, हिल्स एंड माउंटेन्स। ओके, ये इंफॉर्मेशन यहां पर थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सोन नदी जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? इजी है ना? सोन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, हर एक आंसर का दोस्तों मैं प्रूफ देता जाऊंगा, इसको टाइम वेस्टिंग मत मानना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि कैसे पढ़ना है, कहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो सिंपली यहां पर तो एक कलरफुल लाइन के अंदर दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, लोकेट गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सोन। तो ये क्वेश्चन तो सिंपली इसी लाइन से फ्रेम हो गया। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला था हर एक पैराग्राफ, हर एक बुक से जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं उतने मैं आपको पूरे के पूरे ईमानदारी से बनाकर दूंगा। ओके, तो ये तो इजी था आपके लिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मगध। ठीक है, इट वॉज लोकेटेड इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ बिहार। मतलब जो उस जमाने का जो मगध जिसको हम कहते थे वो आज के जमाने का बिहार है। हाँ या ना? नहीं? अच्छा ठीक है, हाँ। इट वॉज द फर्स्ट लार्जेस्ट किंगडम ऑफ एंशिएंट इंडिया। मगध के अंदर ही पहले सबसे बड़ा किंगडम बना था भारत का। ट्रू। इट वॉज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ रिवर गंगा। ट्रैप क्या है ना? साउथ ऑफ रिवर गंगा। ये ट्रैप दोस्तों याद रखना। होगा क्या, एक दो टेस्ट तक गलती होगी आपसे, बाद में आप जब बुक पढ़ोगे, लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे मेरा टेस्ट देने से पहले, आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी नॉर्थ साउथ वाली स्टेटमेंट को हमें बड़ा ध्यान से पढ़ना है, यहां कोई ट्रैप तो नहीं है। ठीक है, तो आपको मैप जो है वो एनसीईआरटी के बहुत अच्छे से करने हैं। ठीक है, सारे के सारे 6 क्लास आपका एक ब्रशअप लेवल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं फंस सकते या नहीं बनते हैं। लोग जो हैं इंस्टाग्राम पे, एक स्टूडेंट है उसने कमेंट करा था, काफ़ी सही बात बोली थी उसने। एक लड़की थी, हमारी फॉलोअर है वो इंस्टाग्राम पे, तो उसने लिखा हुआ था वहाँ पर कि RIP टू दोस्त, रेस्ट इन पीस टू दोस्त जो ये समझते हैं कि एनसीईआरटी एक दिन में ख़त्म हो जाती है और वो बड़ा कूल बनते हैं। ठीक है, तो अगर आपके यहाँ पर सारे क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, जितने भी मैं 10 चैप्टर तक या 11 चैप्टर हैं 6 क्लास के एनसीईआरटी में, एक भी क्वेश्चन अगर आप गलत नहीं करते हो तो आप समझ जाना कि आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। लेकिन अगर आपके मार्क्स 50% भी नहीं आ पाते हैं और आप ये टारगेट बनाते हो, आप उन लोगों में से हो, मैं तो एक दिन के अंदर लक्ष्मीकांत पढ़ लेता हूं, ठीक है, एक दिन के अंदर एनसीईआरटी खत्म कर लेते हैं, तो शीशे के सामने खड़े होना और अपने आप को चांटे मारना जोर जोर की। ठीक है, तो यहां पर स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, पूछा गया हमसे। करेक्ट क्या आंसर होना चाहिए इसका? डी, 1 and 2 ओनली। ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट जो है वो अपने आप में एक ट्रैप है। कैसे है, यहां पर देखो, हमें गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी सोन के बारे में भी बताया जा रहा था। तो हमें बताया जा रहा है पुराने समय में, प्राचीन काल में, एरिया अलोंग दीज रिवर्स, यानी कि गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी जैसे सोन वगैरह, टू द साउथ ऑफ गंगा, साउथ देखो, साउथ ऑफ गंगा वॉज नोन एज मगध। मैंने स्टेटमेंट क्या दी थी? नॉर्थ ऑफ गंगा। ठीक है, आज के समय में अगर मैं मगध को देखना चाहूं भारत के अंदर तो वो कहां मिलेगा? उस आज के समय में वो मिलेगा मुझे बिहार के अंदर। ठीक है, उसके रूलर्स बहुत पावरफुल थे और उन्होंने लार्ज किंगडम सेटअप कर रखे थे और बाद में किंगडम्स देश के अलग अलग कोनों में और भी सेटअप हुए। तो देख रहे हो,
यहां तक ये पैराग्राफ था, इससे आपकी पूरी इंफॉर्मेशन कवर हो गई है। इसके बियॉन्ड कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। आप खुद फ्रेम करके देख लो, कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता। ऐसे आपको प्रिपरेशन करनी है। थोड़ी सी ये टाइम टेकिंग हो सकती है, लेकिन होगा क्या, जो भी आप पढ़ते जा रहे हो वो साथ में कंठस्थ होता चलेगा। और ऐसा किसी ने आपको रोका नहीं है कि आप टेस्ट जो है उसको एक ही बार देखो, एक ही बार प्रैक्टिस करो। आप 10वीं बार सेम चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो, कभी 3 महीने के गैप से, 2.5 महीने के गैप से, 15 दिन के गैप से, आप जब चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो फिर से उन क्वेश्चंस को देख लो एक बारी। क्या पता आपकी कोई जो नॉलेज है वो ब्रशअप हो जाए, या फिर कुछ जो धुंधले हो गए हैं फैक्ट्स वो आप दोबारा जान जाओ। तो उन क्वेश्चंस को बार बार देखना हमेशा आपके काम आएंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता। ओके, तो ये चीज समझ गए आप। ओके, हमने 9 क्वेश्चन तक कर लिए हैं सक्सेसफुली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ साउथ एशिया। अब दोस्तों क्या है, ये क्वेश्चन में मेरा बनाने का वैसे मन नहीं था, लेकिन मुझे मजबूरन बनाना पड़ा। क्यों बनाना पड़ा, वो साइड में जो अभी हम साउथ एशिया के बारे में क्वेश्चन अभी कवर कर रहे थे और इन्फॉर्मेशन देख रहे थे ना, वहां पर उन्होंने साउथ एशिया का जिक्र कर रखा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं दे रखी है कि साउथ एशिया में कितनी कंट्रीज आती हैं। मैं मानता हूं कि 6 ईयर्स की एनसीईआरटी को पढ़कर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं। अगर आप नहीं कर पाए उस क्वेश्चन को, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है, क्योंकि ये बुक के बाहर की नॉलेज थी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। देखो, जब मैंने फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस कवर करवाई थी, और आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को अगर देखोगे, इस चैप्टर को कवर करवाते वक्त मैंने एक चीज बोली थी। हमें पूछा क्या गया, सबसे पहले तो विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ साउथ एशिया, में से साउथ एशिया की डेफिनेशन में कौन सा देश नहीं है। मैंने आपको वहां पर चाइना के बारे में बताया था, राइट। अब आपके दिमाग में ईरान आ सकता है कि सर ईरान होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपको भूटान और मालदीव्स में तो कोई डाउट होगा ही नहीं कि सर ये तो साउथ एशिया का पार्ट है। चाइना आपने बताया था नहीं है, ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट ईरान। तो अगर आप जाओगे साउथ एशिया में कितनी कंट्रीज आती हैं, तो आपको 9 नेशंस दिखेंगे। इंडिया और उसके आसपास के पड़ोसी मुल्क जो कि भारत से चिपक कर खड़े हुए हैं, एक ईरान आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। चाइना नहीं आता है, मतलब इसका करेक्ट आंसर जो है वो चाइना है। क्या चाइना मार्क करा था तुम लोगों ने कि ईरान कर दिया? ईरान कर दिया ईशा? अच्छा, ठीक है। अगर आप जाओगे गूगल पे और देखोगे इज ईरान पार्ट ऑफ साउथ एशिया, तो यूनाइटेड नेशंस ने अपने रिकॉर्ड बुक में ईरान को शामिल करा हुआ है साउथ एशिया की डेफिनेशन में, बट चाइना पार्ट नहीं है साउथ एशिया का। ओके, ये इंफॉर्मेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए, आपसे गलत हो गया, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन इस बुक के बेसिस पर नहीं करी जाती थी, लेकिन नहीं करी जा सकती थी, लेकिन फिर भी देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। क्योंकि देखो उसने क्या बोला, दिस इज द मैप ऑफ साउथ एशिया। कौन से मैप की वो बात कर रहा है? ये वाले मैप की। ये साउथ एशिया का मैप है, ठीक है, ये पूरे का पूरा। तो वो हमें पहले बता रहा है, इसके अंदर साउथ एशिया की डेफिनेशन नहीं बता रहा, वो कह रहा है कि इसके अंदर है क्या क्या। इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, और नेबरिंग कंट्रीज है अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार, ठीक है। तो साउथ एशिया की डेफिनेशन कहीं पर भी नहीं आई इसके अंदर, ठीक है। इसलिए मुझे आपको वो क्वेश्चन फ्रेम करके सिखाना पड़ा कि साउथ एशिया है क्या, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसका नॉट, हाँ चाइना, ठीक है। आपने ईरान कर दिया होगा ना, कोई बात नहीं। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग टर्म्स अबाउट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द टर्म्स इंडिया एंड भारत। इनके ओरिजिनेशन के ऊपर मैंने ये क्वेश्चन पूछा है कि ये जो टर्म ओरिजिनेट हुई है इंडिया और भारत, ये कैसे हुई है। तो जो शब्द है इंडिया, ये आया है, पहली स्टेटमेंट कह रही है कि ये आया है फ्रॉम द वर्ड इंडस, जिसको संस्कृत भाषा के अंदर सिंधु बोलते हैं। बताओ सही है कि नहीं? सही है। द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ ईस्ट। गलत है, यहां पर क्या होना चाहिए? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है।
द इरानियंस एंड रोमन्स जो कि भारत में आए फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो, तो उन इरानियंस ने और रोमन्स ने बोला, इंडस नदी को नाम दिया, वो बोलते थे एज हिंडोस या इंडोस। ये स्टेटमेंट ठीक है? गलत है। क्यों? इरानियंस और रोमन्स आए थे क्या? ये मतलब देखो, आए थे इरानियंस और रोमन्स आए थे, लेकिन इस संदर्भ में जो हम बात कर रहे हैं ये गलत है ना। इरानियंस और रोमन्स जो हैं दोस्तों भारत आए थे, लेकिन इसके बाद की जो इंफॉर्मेशन है वो गलत है। क्या वो कभी भारत आए थे रोमन्स? जी हां आए थे, लेकिन क्या उन्होंने नाम दिया इंडस नदी को एज हिंडोस या इंडोस? नहीं, इरानियंस बोलते थे और कौन बोलते थे? ग्रीक्स। और ग्रीक्स कहां से आए थे? ग्रीस से। तो यहां पर हमें पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? वन ओनली। शाबाश। ठीक है। अब दोस्तों ये इंफॉर्मेशन, इतनी जो पैनी इंफॉर्मेशन है वो आपको कहां पढ़ने को मिलेगी, कहां है बुक में? मैं प्रूफ आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आप ये ना सोचो कि मन गढ़ंत जो इनके मन में आया क्वेश्चन बना दिए। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। बहुत टाइम स्पेंड करते हैं वो एक एक पैराग्राफ के ऊपर। जस्ट इमेजिन, आप 365 दिन के अंदर आपके पास 365 सोर्सेज होते हैं पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, एग्जाम देने के लिए। दे आर फ्री। 365 दिन में 100 क्वेश्चन बनाने हैं सिर्फ उनको, आपको फिल करने के लिए। तो उनकी स्ट्रैटेजी पे खेलो, क्योंकि उनके अंदर बल ज्यादा है आपको हराने के लिए। तो यहां पर देखो, ट्रैवलिंग की बात करी हुई है इस पैराग्राफ से, तो कोई क्वेश्चन बनता नहीं था। एक नॉर्मल सा किसी एक एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन बन सकता है, ये मींस रिलेटेड कि लोग ट्रैवल क्यों करते थे, ठीक है। तो इसके अंदर तो कोई प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनता नहीं है। इस पैराग्राफ की तो कोई इंपॉर्टेंस थी नहीं। तो क्वेश्चन जो ये बना वो बना यहां से, नेम्स ऑफ द लैंड, ठीक है। नेम्स ऑफ द लैंड, इंडिया और भारत की बात जो हम कर रहे थे यहां पर, ये इंडिया और ये भारत, ठीक है। तो वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस, जिसको सिंधु बोला जाता है संस्कृत के अंदर। ये स्टेटमेंट ठीक थी, ठीक है। अब देखो जो मैंने आपको ट्रैप करा, इरानियंस एंड ग्रीक्स दे रखा है यहां पर, और मैंने क्या डाल दिया था? इरानियंस एंड रोमन्स हु केम थ्रू नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो। और जो इंडस नदी को जानते थे तो वो अपनी इरानियन भाषा और ग्रीक भाषा के अंदर उसको बोलते थे इंडस नदी को एज हिंडोस या इंडोस, ठीक है। एंड लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड एज इंडिया, ठीक है। और नेम जो भारत है, मैंने जो आपको दूसरी स्टेटमेंट दी थी उस क्वेश्चन के अंदर, इट वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में कैसे रह सकते, इतनी दूर कैसे बात हो रही है, ठीक है। और इनका जो भारत जो वर्ड है, ग्रुप ऑफ पीपल, दे आर मेंशन्ड इन ऋग्वेद, ठीक है। और ऋग्वेद जो है वो संस्कृत भाषा के अंदर अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन मानी जाती है, अबाउट 3500 ईयर्स अगो। इसके ऊपर अभी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आई थिंक यही होगा शायद से, ऋग्वेद वाला। हाँ यही है, ठीक है। अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन इन संस्कृत इज रेफर टू एज, क्या है इसका आंसर? बताई दिया अभी तो मैंने, ऋग्वेद। ठीक था ये दोनों का? ये तो इजी है, ठीक है। चलो, इससे पहले वाला ठीक हुआ आपका ईशांजलि? ये जो रोमन्स और ये जो ये वाला था भारत वाला, गलत हो गया? अच्छा ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है ना ये, हाँ। स्टेटमेंट हमें बोल रही है मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ और ऑन स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज बर्च। ये बर्च नाम की जो बार्क है, जो छाल है पेड़ की, जिसके ऊपर हाथों से मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी, ये हमें देश के कौन से कोने में देखने को मिलती है? देश के बाहर से कहां देखने को मिलती है? तो ऑप्शन आर विंध्यास, सोलेमान एंड किरथार, हिमालयस या फिर गारो हिल्स। कहां से आती थी बर्च बार्क? हिमालय से, ठीक है। इजी इंफॉर्मेशन यहां पर दे रखा है इसके बारे में, ठीक है। ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं दोस्तों, हाथों से जो लिखी जाती है सॉफ्ट सरफेस पर, कीड़े मकोड़े वगैरह इनको खा लेते हैं, तो लॉन्ग टाइम तक ये सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट जो है
दे वर रिटन बाय हैंड, ठीक है, ये मनु वर्ड से आया और मनु का मतलब हैंड ही होता है। These were usually written on palm leaf or on specially prepared bark of a tree known as birch। देखा, बर्च बार्क, और ये कहां ग्रो होता है, हिमालयास। यहां से था ये क्वेश्चन। ओके, ठीक हो गया दोनों का ये? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। What was the language of ordinary people in ancient India? अब देखो दोस्तों, एंशियंट इंडिया के अंदर ना, मैं आपको एक बात बताता हूं, जब आप हिस्ट्री के सिलेबस में अभी आगे पढ़ोगे, ये तो 6 क्लास का पहला चैप्टर है, तो आपको ना ये दोनों ऑप्शन ठीक दिखेंगे, पाली भी और प्राकृत भी, है ना ईशा अंजलि, दोनों ठीक है। ये साथ में अगर ये होते तो ये ठीक होते, और मैंने तो सिर्फ यहां पर एंशियंट इंडिया बोल दिया, लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको पता है कि आपका पहले चैप्टर का टेस्ट है, तो यहां पर बहुत पुराने जमाने के बारे में बात हो रही है, लेकिन इन दोनों में से कभी आपको जुआ खेलना हो, देखो संस्कृत की तो बात ही नहीं होती। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि संस्कृत पुरानी भाषा है बहुत, उससे भी पुरानी पाली और प्राकृत है, ठीक है, आप अपने बेसिक्स मजबूत करो पहले तो। ओके, तमिल की तो यहां पर बात ही नहीं हो सकती है, वो भी बात की लैंग्वेज है, लेकिन पाली और प्राकृत में से अगर जुआ खेलना हो, इन दोनों में से देखो दोनों इक्वली पुरानी है एज कंपेयर टू संस्कृत एंड तमिल, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा पुरानी कौन, बताओ? प्राकृत, ठीक है, प्राकृत भाषा। ओके, तो ये क्वेश्चन कहां से बना है हमारा? दिस क्वेश्चन हैज बीन, जस्ट अ मिनट, दिस क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम्ड फ्रॉम हेयर। ये रहा। मैनी ऑफ दीज वर रिटन, मैन्यूस्क्रिप्ट्स की बात हो रही है यहां पर, मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, अदर्स वर इन प्राकृत। ज्यादातर मैन्यूस्क्रिप्ट संस्कृत में मिली हैं, दूसरी प्राकृत में मिली है, लेकिन हम यहां पर मैन्यूस्क्रिप्ट्स का क्वेश्चन हमने नहीं बनाया था, हमने बात करी थी लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। तो ये देखो दे रखा है, लैंग्वेजेस यूज बाय द ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है। अब मैंने वहां पर क्या करा था, ओल्डेस्ट फॉर्म में आपसे पूछा था, वैसे तो आप कह सकते हो मुझे सर यहां पर लैंग्वेजेस दे रखा है, लेकिन वन ऑफ द पुरानी, उनमें से जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, आंसर विल बी प्राकृत, ठीक है। क्लियर है ये, कोई डाउट? ठीक है, और ये धीरे धीरे करके जो क्वेश्चंस आपको थोड़े बहुत डिस्प्यूट वाले लग रहे हैं ना, आप थोड़ा सा लेवल अप जब मेरे साथ करोगे, अभी हम 6 क्लास पे हैं, हम धीरे धीरे करके जैसे पूनम लाल दहिया, उपेंद्र सिंह के लेवल पे पहुंचेंगे, जब उससे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया डेल्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में यहां पर बात होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स मेंशन है मैन्यूस्क्रिप्ट्स के अंदर, बताओ इसको। रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में है टॉपिक गिवन मैन्यूस्क्रिप्ट्स के अंदर, एपिक्स एंड पोएम्स लिखी गई हैं, है ना, महाभारत रामायण शुरू में मैन्यूस्क्रिप्ट्स पे लिखी गई है। मेडिसिन एंड साइंस के बारे में बात होती थी, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। देखो दोस्तों, मैन्यूस्क्रिप्ट्स के टॉपिक बहुत वाइड रेंजिंग होते हैं, कभी भी एग्जाम में जितने ऑप्शन आपको दे रखे हो, ये टॉपिक पे बात होती थी, वो टॉपिक पे बात होती थी, ऐसा होता था। 99% चांसेस है कि उनमें से जितने टॉपिक्स आपको एग्जामिनर दे रहा है, कोई ना कोई मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर उन सारे टॉपिक के ऊपर बात हुई होगी। 99.99% चांसेस है इस चीज के, 100% कुछ नहीं होता लाइफ में, ठीक है। देयर इज ऑलवेज अ रिस्क इन्वॉल्व इन एवरीथिंग, चाहे वो भले 0.001% का क्यों ना हो। तो यहां पर अगर हम बात करें, ये देखो, ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, दे डेल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि ऑल काइंड्स ऑफ टॉपिक्स, रिलीजियस बिलीफ्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है, लाइव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन्स एंड विज्ञान यानी कि साइंस, हर टॉपिक के बारे में बात होती थी। ओके, क्लियर। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वर रिटन इन, एंशिएंट इंडिया की मैन्यूस्क्रिप्ट्स कौन कौन सी भाषा के अंदर लिखी गई है? हां, गुड, इन सभी भाषा के अंदर लिखी गई हैं।
प्राकृत भी, संस्कृत भी, तमिल भी, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, सभी भाषाओं के अंदर आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलेंगी क्योंकि ये एंशिएंट इंडिया की ही भाषा है। ओके, तो यहां पर देखो मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन इन, ये वाला क्वेश्चन मैंने यहां से बनाया था, मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, अदर्स वर इन प्राकृत एंड सम इन तमिल ऑल्सो, दक्षिण भारत के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, कैसे सरफेस पे लिखे जाते हैं? यस, इंस्क्रिप्शंस आर रिटन ऑन हार्ड सरफेस। दोस्तों अगर जैसे मान लो कि आप पिलर्स वगैरह पे, किसी पत्थर पे, ऐसी चीजों पे अगर आप इंस्क्रिप्शंस लिख रहे हो ना, सॉरी ऐसी चीजों पे अगर आप कुछ लिख रहे हो तो उसको इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। और जब आप सॉफ्ट सरफेस पे कोई चीज लिखते हो जिसको आगे चलकर कीड़े मकोड़े खा जाए, कोई लकड़ी का टुकड़ा है, कोई पत्ता है, तो आप उसको क्या कहोगे? उसको आप कहोगे मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है, तो दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। ठीक है, किंग्स गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड, राजा महाराजा इन इंस्क्रिप्शंस पे अपने ऑर्डर लिखवाते थे ताकि लोग उसको देख सके, उसको पढ़ सके और उसका पालन कर सके, राजा के ऑर्डर का। ठीक है, थ्रू इंस्क्रिप्शंस किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट। क्या आंसर होना चाहिए इसका? डी, 3 ओनली? सी। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट ठीक है। दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेस सच एज स्टोन और मेटल। ठीक है, किंग्स गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड ताकि उसको वो लिख सके, मतलब लोग देख सके और किंग ने जो लिखवाया उसको ओबे कर सके। और इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से राजा महाराजा उस जमाने में अपने जो भी युद्ध वगैरह उन्होंने जीते होते थे तो उसको मेंटेन करके रखते थे। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग क्योंकि वो रहेगा इस वजह से। ठीक है, तो यहां पर देखो इंस्क्रिप्शंस के बारे में आपको मिलेगा यहां पर इस पैराग्राफ में। इंस्क्रिप्शंस, दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। पहली स्टेटमेंट ठीक। ठीक है, राजा महाराजा अपने ऑर्डर यहां पर इंस्क्राइब करते थे ताकि लोग उसको देख सकें, पढ़ सकें और उसको ओबे कर सकें। ठीक है, और कभी कभार राजा जो हैं अपने जो भी युद्ध उन्होंने लड़े होते थे उसके जो रिकॉर्ड्स उनको रखने अपनी विक्ट्रीज के, अपनी जीत के, वो इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से ही उसको प्रिजर्व करके रखते थे। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। कांदाहार इज अ सिटी इन प्रेजेंट डे। अफगानिस्तान में देखने को मिलती है आपको ये। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर कांधार के 1-2 क्वेश्चंस और हैं साथ में देख लेंगे फिर उसको। कांधार इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच रूलर? कौन सा रूलर? अशोक। आप देख लो मैंने कंफ्यूज करने के लिए देखो यहां पर काल अशोक भी लिखा था। काल अशोक कोई है लेकिन इस टाइम इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन। ठीक है, इसका आंसर है अशोका। अशोका दी ग्रेट। अशोका कौन से एम्पायर का था, कौन सी डायनेस्टी का? मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, फिर कांधार इंस्क्रिप्शन के बारे में एक क्वेश्चन आपको और मिलेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कांधार इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन जो है कांधार इंस्क्रिप्शन, इट इज इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस। ठीक है, सही है गलत है? सही है। अब मैंने बोला है ग्रीक जो है वो नीचे लिखी गई है और अरेमिक भाषा जो है वो टॉप पर लिखी गई है। ये सही है कि गलत है? गलत है, उल्टा कर दिया मैंने। ग्रीक का लिखी गई है ऊपर की तरफ और अरेमिक नीचे की तरफ। ठीक है, अब मैंने पूछा इसमें से ये विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर इनकरेक्ट। गलत वाली कौन सी है? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी, 2 ओनली।
क्लियर है? तो इंफॉर्मेशन इसकी आपको कहां पर मिलेगी, यहां देखो, ये है दोस्तों कांधार इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इसका जो ये वाला आपको दिख रहा है ना पैराग्राफ, ये यहां से लेकर यहां तक, ये देखो, ये इधर से लेकर इधर तक, ये अलग भाषा है, ये अलग भाषा है, ठीक है। इंफॉर्मेशन कहां दी हुई है, ये एक ओल्ड इंस्क्रिप्शन है लगभग 2250 साल पुरानी। कहां मिली है हमें, कांधार। कांधार कहां पर है, अफगानिस्तान। एक क्वेश्चन मैंने आपका यहां से बनाया था, कौन से रूलर के साथ एसोसिएटेड है, ये लिखवाया किसने, जो भी भाषा के अंदर ये लिखा हुआ है अभी हम देख लेंगे, ये लेकिन लिखवाया किसने, अशोका, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो है ये जो इंस्क्रिप्शन है, इट इज इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट इंस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस, ठीक है। और ये देखो ट्रैप, ग्रीक टॉपर है, यानी कि ये जो भाषा है दिस इज ग्रीक, ठीक है, ग्रीक टॉपर है। और इसके नीचे जो भाषा लिखी हुई है डेट इज अरेमिक, ठीक है, ये नीचे लिखी हुई है अरेमिक। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। आपको यह बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये देखो, आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। सही है कि गलत है? सही है। दूसरा, आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकवेट द अर्थ, खुदाई करते हैं अर्थ की, टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन। सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। आर्कियोलॉजिस्ट आर स्कॉलर्स हु स्टडी पास्ट एंड यूज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। स्कॉलर्स होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट? देखो, एक तरीके से होते हैं, लेकिन जो मैंने आगे इंफॉर्मेशन दे रखी है, हु स्टडी पास्ट एंड यूज सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस, ये काम आर्कियोलॉजिस्ट का नहीं होता। ये काम जो करता है उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोरियंस। वो हिस्टोरियंस हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने हिस्ट्री ऑनर्स कर रखा है दोस्तों, हिस्ट्री में एमफिल है, हिस्ट्री में गोल्ड मेडलिस्ट होंगे, पीएचडी कर रखी होगी। वो लोग होते हैं स्कॉलर्स, जो कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, जो कि उनको मैन्युस्क्रिप्ट या इंस्क्रिप्शन से मिली होती है, उसको डिकोड करते हैं, भाषा को पता लगाते हैं। और जो ट्रेसेस आर्कियोलॉजिस्ट ने जो कलेक्ट कर रखे होते हैं खुदाई करने के बाद, उसके बुक के थ्रू और उन ट्रेसेस के थ्रू, उन मटेरियल्स के थ्रू एक स्टोरी बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। कौन से जमाने से बिलोंग करता था, सिविलाइजेशन कोई एरा, लोगों का कल्चर, रहना, खाना, पहनावा वगैरह, ये सब कैसे था, ठीक है। उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। ये स्टेटमेंट ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट करेक्ट, सी, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये इजी थी, लेकिन इसका एक क्वेश्चन क्योंकि बन रहा था तो मैंने यहां पर बना दिया था। अब यहां पर अगर आप देखोगे, हमें बताया जा रहा है कि हम पास्ट के बारे में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। जो पास्ट के बारे में ऑब्जेक्ट्स वगैरह को स्टडी करते हैं उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। वो रिमेन्स स्टडी करते हैं और बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर, वो खुदाई भी करते हैं धरती की, ठीक है, ताकि उनको टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स और कॉइन्स मिल सकें, ठीक है। और वो बोन्स, बेकेड क्ले और मेटल वगैरह की खुदाई, मतलब खुदाई करने के बाद उनको ये सब मिलता है। ये सारी बातें जो हो रही हैं, ये हो रही हैं आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में। आर्कियोलॉजिस्ट जो है, फिर मैंने आपको बताया लास्ट स्टेटमेंट जो दी थी वो भी ठीक है, दे ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश, ये पता लगाने के लिए कि पास्ट में लोग क्या खाते थे, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो, जो आपकी नॉट करेक्ट वाली स्टेटमेंट थी वो ये है, हिस्टोरियंस दोस्तों स्कॉलर्स होते हैं जो कि पास्ट को स्टडी करते हैं, ऑफन यूज द वर्ड सोर्स, ये पता लगाने के लिए इंफॉर्मेशन को कि उनको मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस या आर्कियोलॉजी से जो चीजें प्राप्त हुई हैं, जो बुक्स प्राप्त हुई हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह प्राप्त हुई हैं, जो इंस्क्रिप्शंस उनको मिल रखी है हार्ड सरफेस पर, उसके बेसिस पर वो पूरे एक सिविलाइजेशन की, एक एरा की, एक जमाने की, लोगों से जुड़े हुए उनके पहनावे की, कल्चर की, सिविलाइजेशन की स्टोरी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्री हिस्टोरिक इंडिया। ठीक है, वी हैव नो ट्रेसेस ऑफ सीड्स एंड प्लांट्स, करेक्ट है ये? कैसे हैं ट्रेसेस हमारे पास सीड्स और प्लांट्स के? चार्ड फॉर्मेट के अंदर, बर्न्ड फॉर्मेट के अंदर, जले हुए। ठीक है, वी हैव नो ट्रेसेस ऑफ वुड, लकड़ी के कोई ट्रेसेस नहीं है हमारे पास। बताओ, हाँ या ना? है, ये भी चार्ट फॉर्मेट या बर्न फॉर्मेट के अंदर है हमारे पास अवेलेबल। वी हैव नो ट्रेसेस ऑफ बोन्स, इतनी सारी तो मिली है। ठीक है, तो विच अमंग द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर इनकरेक्ट? बताओ क्या? कोई भी इनकरेक्ट नहीं है ना? ठीक है, वैसे इसका ऑप्शन ना वैसे ये होना चाहिए था कि नन ऑफ दी अबव, वैसे है ना, ऑप्शन में आई थिंक गलती हो गई ना। लेकिन वैसे ऑप्शन एक तरीके से देखा जाए तो ठीक भी है वैसे, सॉरी कंफ्यूज हो गया मैं यहां पर, क्योंकि ये दे रखा है ना वी हैव नो ट्रेसेस। हाँ, नो लिखा हुआ है, मैंने गलती से वो देखा नहीं दोबारा, नो लिखा हुआ है। ऑप्शन ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, हाँ, इसका करेक्ट आंसर के बारे में जो मैं आपको बता रहा था वो ये बता रहा था कि हमारे पास ट्रेसेस हैं सीड्स के, वुड के। जब भी ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है ना दोस्तों, तो आप ये याद रखना कि वी हैव ट्रेसेस ऑफ वुड, सीड्स एंड प्लांट्स इन चार्ड फॉर्मेट। चार्ड होता है दोस्तों जला हुआ, और इसका मैं प्रूफ अभी आपको एनसीईआरटी में दिखा देता हूं। ये यहां पर दे रखी है इंफॉर्मेशन। ठीक है, इधर देखो, ये रहा, प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली। देखो, प्लांट रिमेन्स जो है वो रेयरली मिल रहे हैं, लेकिन मिल तो रहे ना, कम से कम मिल तो रहे हैं ना। अगर वहां पर मैं ये लिख देता तो ऑप्शन बदल जाते ईशा, कि वी हैव ट्रेसेस ऑफ प्लांट्स, वी हैव ट्रेसेस ऑफ सीड्स, वी हैव ट्रेसेस ऑफ वुड, वी हैव ट्रेसेस ऑफ बोन, तो फिर ऑप्शन मेरे को बदलना पड़ता। ठीक है, लेकिन मैंने वहां पर सब में नो लिखा हुआ था। तो प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली इफ सीड्स ऑफ ग्रेन्स और पीसेस ऑफ वुड, देखो सीड्स ऑफ ग्रेन्स, पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड, तो दे सर्वाइव इन चार्ड फॉर्मेट। जैसे जो राख होती है ना दोस्तों, काली जैसी, काली वाली जो राख होती है, जो भुन जाती है, कोई भी चीज जो जल जाती है, उस फॉर्मेट के हमें ये, उस फॉर्मेट के अंदर हमें ये सब चीजें मिली हैं। ओके, तो इस इंफॉर्मेशन को दोस्तों आप याद रखना। ठीक है, उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सतपुरा रेंजेस आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ ताप्ती रिवर। अब चाहे आप इसको ताप्ती बोलो चाहे तापी बोलो, लेकिन मुझे बताओ, आपको यहां पर ना करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, सतपुरा रेंजेस आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ ताप्ती रिवर। बताओ, नॉर्थ में है कि साउथ में है? करेक्ट है। विंध्यास रेंजेस आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। सही के गलत? विंध्यास कहां पर लोकेटेड है? इसका आंसर दोस्तों यहां पर है, इस मैप के ऊपर। ठीक है, एक बार अगर हम इसे देखें, ये देखो मैंने अभी आपको दिखाया था, विंध्यास जो है वो नर्मदा के ऊपर है, नॉर्थ साइड पर है। विंध्यास आर टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा। ठीक है, सतपुरास आर टू द नॉर्थ ऑफ ताप्ती रिवर। ठीक है, सतपुरा ताप्ती रिवर के नॉर्थ में है, विंध्यास नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है। ठीक है, दोनों रेंजेस यानी कि अपने अपने रिवर के नॉर्थ साइड पर है। और मैंने यहां पर क्या पूछा हुआ है आपसे? सतपुरा रेंजेस आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ ताप्ती रिवर, विंध्यास रेंजेस आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। अब क्या होगा इसका आंसर ईशा बताओ? सेकंड स्टेटमेंट समझ में आई अब मैप दिखाने के बाद? यस, गलत, तुमने गलत कर दिया इसको। हाँ, बस मैप मत देखा करो, जो बुक के अंदर दे रखा है उसी को रट्टा मारा करो। उसके बाद
इंस्क्रिप्शंस एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया जनरली डिस्क्राइब अबाउट, किसके बारे में बात होती है इंस्क्रिप्शंस और मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह में? मर्चेंट्स के बारे में, फार्मर्स एंड हर्डर्स के बारे में, ऑर्डिनरी पीपल के बारे में, या नन ऑफ द अबव? तेरे को कैसे पता है नन ऑफ द अबव? इनमें से कोई किसी के बारे में बात नहीं होती। किसके बारे में बात होती है? नहीं, ये आंसर नहीं है। इस बेसिस पे मार्क करा था इसको नन ऑफ द अबव। देखो यहां पर दे क्या रखा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दिमाग लगाओ दोस्तों, आप भी सोचो इस बात को। इंस्क्रिप्शंस हैं, रिलेटिवली हार्ड सरफेस वगैरह पे लिखवाए जाएंगे, पिलर चाहिए, स्टोन वगैरह भी हमने सब पढ़ा। मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में जो भी लिखेगा पर्सन, राजा किसी ना किसी को अपॉइंट करेगा। तो ये जो काम है महंगा काम है, खर्चीला काम है। चलो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को एक बार के लिए आप ये भी समझ सकते हो कि ऑर्डिनरी लोग वगैरह भी लिख लेंगे, लेकिन व्हाट अबाउट इंस्क्रिप्शंस? मैंने क्या बोला है? इंस्क्रिप्शंस एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया जर्नली डिस्क्राइब अबाउट, ज्यादातर जो बातें हो रही हैं एक तरीके से, आमतौर पर खास तरीके से जो बातें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो जानने को मिलती हैं, तो वो मर्चेंट्स के बारे में नहीं है। फार्मर्स एंड हर्डर्स तो अपने बारे में कुछ लिखते ही नहीं थे, उनके बारे में क्यों राजा इंस्क्राइब करवाएगा? कोई भी ऑर्डिनरी लोगों की कोई वैल्यू ही नहीं थी। तो यहां पर बेसिकली बात है किंग्स और क्वींस होना चाहिए था वैसे इसका आंसर, किंग्स एंड क्वींस। ठीक है, और इसका प्रूफ मैं आपको दिए देता हूं। ये जो है इसका प्रूफ आपको मिलेगा यहां पर जाकर। ठीक है, जस्ट अ मिनट। अगर हम यहां पर बात करें तो ये हो गया यहां पर, ये देखो इस लाइन से इंटरप्रिटेशन देखो इसकी। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज। अब वो रिकॉर्ड कहां पर रखवाएंगे अपना? मैन्यूस्क्रिप्ट्स या फिर इंस्क्रिप्शंस के अंदर। ठीक है, हमें आम लोगों के बारे में इतना कुछ पता नहीं लगता, ऑर्डिनरी लोगों के बारे में, मर्चेंट्स वगैरह के बारे में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती है विद रिस्पेक्ट टू मैन्यूस्क्रिप्ट्स या फिर स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोसेस ऑफ डिसाइफरमेंट इज यूज्ड टू स्टडी इंस्क्रिप्शंस। हाँ या ना? सही है कि गलत है? सही है। द प्रोसेस ऑफ डिसाइफरमेंट इज यूज्ड टू स्टडी मैन्यूस्क्रिप्ट्स। सही के गलत? सही है। किसी को भी स्टडी, मतलब डिसाइफरमेंट कुछ भी नहीं है, डिसाइफरमेंट है दोस्तों किसी भी चीज को डिकोड करना। ठीक है, और हमें बताना है इनकरेक्ट। ठीक है, इनमें से गलत क्या है, तो आंसर क्या होगा इसका? नाइदर वन नॉट टू। ना पहली स्टेटमेंट गलत है ना दूसरी स्टेटमेंट गलत है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब डिसाइफरमेंट के बारे में दोस्तों देखा रखा है, तो उसके लिए आपके पास ये वाली एनसीईआरटी होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जहां पर ये बॉक्स आपको मिले। ठीक है, तो ये देखो यहां पर दे रखा है कि ऑल इंस्क्रिप्शंस कंटेन स्क्रिप्शन लैंग्वेज। अब हर एक लैंग्वेज और स्क्रिप्ट तो देखो दोस्तों समझ में आएगी नहीं आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के, बेसिकली हिस्टोरियंस के। ठीक है, आर्कियोलॉजी का काम तो सिर्फ खुदाई करने का होता है, मैंने आपको बताया था। सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड? दिस कैन बी डन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डिसाइफरमेंट। तो अगर वो स्क्रिप्ट और लैंग्वेजेस को डिकोड कर रहे हैं तो वो इंस्क्रिप्शन पे भी हो सकती है, वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स पे भी हो सकती है। यानी कि ये दिक्कत हार्ड सरफेस पे भी हो सकती है और सॉफ्ट सरफेस लाइक मैन्यूस्क्रिप्ट्स पर भी हो सकती है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारे सामने यही वाला है ना?
हाँ ठीक है। रोसेटा स्टोन वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम, कहां से मिला था? इजिप्ट से मिला था। ठीक है, रोसेटा स्टोन वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम इजिप्ट। अगला क्वेश्चन भी देख लेता, रोसेटा स्टोन के ऊपर ही है, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ये हाँ जी लास्ट क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रोसेटा स्टोन। ठीक है, इट इज इंस्क्राइब्ड स्टोन, जहां पर एक इंस्क्रिप्शन अवेलेबल है 3 भाषाओं के अंदर, 3 अलग अलग भाषाओं के अंदर। ठीक है, अब मैंने इसमें लिखा क्या है, एक तो है इजिप्शियन और 2 तरीके की जो यूज हुई है, सेकंड और जो थर्ड भाषा है वो ग्रीक भाषा है। क्या ये सही लिखा है मैंने? उल्टा कर दिया मैंने इसको, है ना। 1 है ग्रीक भाषा, एक है ग्रीक भाषा और 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्शियन है, 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्शियन भाषाएं हैं। ठीक है, उसके बाद स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक फिगर्ड आउट के राजा और रानियों के नाम इस इंस्क्रिप्शन में, रोसेटा स्टोन की इंस्क्रिप्शन में एक बक्से के अंदर एनक्लोज्ड है, एक बक्से के अंदर एनक्लोज्ड है और उस बक्से को कहा जाता है कार्टूच। इज इट करेक्ट? लिटिल फ्रेम है एक ही, ठीक है, फ्रेम के अंदर एनक्लोज्ड है। सही है कि गलत है? जल्दी बोलो भाई। अच्छा, ये कर ही नहीं था तुमने, गलत एनसीईआरटी है ना तुम्हारे पास, इसलिए। तो वैसे करेक्ट कौन सा है इसमें से स्टेटमेंट? करेक्ट पूछा है ना हमसे, करेक्ट कौन सी सही है ना? 2 ओनली। ठीक है, तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन आपको कहां पर मिलेगी? वैसे तो ये पीडीएफ मैंने डाल दी थी टेलीग्राम पे। तुम लोग टेलीग्राम पे एक्टिव नहीं रहते हो क्या? हर टेस्ट से पहले एक रात पहले मैं पीडीएफ डाल देता हूं उसकी, कि कल इसका टेस्ट है उसका टेस्ट है। ठीक है, तो ये है दोस्तों डिसाइफरमेंट का, मैंने आपको बता दिया। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो ऐसे बक्सा देख रहे हो आप, ये यहां से लेकर यहां तक, ये देखो, तो ये ना कुछ जो लेटर्स है ना, आपको शेर और जो चिड़िया, ईगल और ये चाकू और ये ट्राइंगल और ये बॉम्ब सा कुछ आपको जो दिख रहा है, ये कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं हमें, कोई ना कोई इन सारे लेटर्स की, इन सारे वर्ड्स की सिग्निफिकेंस है इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो ये जो बॉक्स है, ये जो एनक्लोज स्ट्रक्चर है, इसी को दोस्तों बोला जाता है कार्टूच या कार्टाउच। प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करती है, आपको बस पता होना चाहिए देखकर। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि रोसेटा स्टोन आपको कहां पर देखने को मिलता है। रोसेटा एक बेसिकली टाउन है, वहां पर एक स्टोन मिला था। और रोसेटा स्टोन के बारे में 9th क्लास की तमिलनाडु में दोस्तों हम डिटेल में बात करेंगे। तो नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट, ठीक है। और यहां पर जो इंस्क्रिप्शन हमें मिली है, मैंने सेंटेंस का चेंज कर दिया था, 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस तो मैंने लिखा था आपके लिए, ठीक है, 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स। मैंने वहां पर लिखा था इजिप्शियन एंड 2 फॉर्म ऑफ ग्रीक, जबकि आंसर क्या होना चाहिए? ग्रीक एंड 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्शियन। 2 तरह की इजिप्शियन भाषाएं हैं, एक ग्रीक भाषा है उसके अंदर। ठीक है, और स्कॉलर्स जो ग्रीक पढ़ सकते थे, उन्होंने ये देखा राजा और रानियों का नाम जो है वो एक फ्रेम के अंदर जो है एनक्लोज है, और उस फ्रेम को कहा गया कार्टूच। ठीक है, और यही है ये कार्टूच जो मैं आपको ऊपर दिखा रहा था, ये जो फ्रेम एनक्लोज आपको दिख रहा है ग्रे कलर का पूरा का पूरा। ठीक है, इससे दोस्तों इतने ही क्वेश्चन बन सकते थे। एंड तक मैंने सब कुछ आपको दे दिया। नर्मदा वैली का क्वेश्चन हम देख चुके हैं, मगध का, गारो हिल्स का, इंडस का, उसकी ट्रिब्यूटरी का, गंगा का, मैन्यूस्क्रिप्ट्स का, इंस्क्रिप्शन का। अब इसके बियॉन्ड, इसके इर्द गिर्द, दाएं बाएं इस चैप्टर में जो भी बॉक्सेस हैं, ये तो एडी और बीसी की बात है कि हम जो बीसी बिफोर कॉमन एरा और वो सब कहां से देखते हैं। तो जो भी प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो टफ हो, चाहे वो ईजी हो, चाहे वो जैसा मर्जी हो, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको दोस्तों बनाकर दे दिए हैं। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं रह जाता अगर आप इस टेस्ट सीरीज को निपटा लेते हो, जो कि 27 क्वेश्चन ही बन पाए मुझसे यहां पर। ठीक है, तो ये आपका पूरा चैप्टर एकदम कंठस्थ हो जाएगा, आपसे बेटर इस चैप्टर को कोई नहीं जान पाएगा। ठीक है, सो थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस टेस्ट इज डन नाउ। खत्म हो चुका है ये टेस्ट पूरा का पूरा। अगली डिस्कशन में हम सेकंड चैप्टर की बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे हम उसको डिस्कस। उसके क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन यहाँ पर मेरे को शुरू में आपको रूल्स वगैरह भी समझाने पड़े थे, टेस्ट आपको यूटिलाइज कैसे करने हैं, करना क्या है, इसकी वजह से थोड़ा सा हमें ज़्यादा टाइम लग गया। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लो,
किसी और पर्पस के लिए मत करना इंस्टाग्राम डाउनलोड, सिर्फ टेस्ट देने के पर्पस से करो। मैंने सिर्फ वहीं पर रख रखे हैं टेस्ट, आप करो उन टेस्ट को। कमेंट में आंसर लिखना आपने, सिंपली 1 के आगे D, 2 के आगे B ऐसा करके आंसर लिखो और फिर यूट्यूब से वीडियो डिस्कशन देख लो, यू विल बी ऑल डन। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।